Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. हम क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर लिया जिसमें कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में 1.1 से 1.4 तक जाना। फिर सेकंड लेक्चर डिस्कस किया वैद्युत आवेश के मूल गुण और इसी के साथ आवेश घनत्व को इसमें डिस्कस किया। तीसरा लेक्चर हमने लिया था कूलम का नियम, कूलम के नियम का सदिश रूप, बहुल आवेशों के बीच का बल और आवेशों के बीच का संतुलन। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो रेफर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका डिटेल्स मिल जाएगा। आज का लेक्चर होने वाला है विद्युत क्षेत्र से संबंधित लेक्चर 4 इसे नाम दे रहे हैं विद्युत क्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत क्षेत्र होता क्या है। विद्युत क्षेत्र बेसिकली एक विद्युत आवेश के कारण जनरेट होता है। तो किसी भी विद्युत आवेश के कारण जो जनरेट होगा, जो जनरेट करेगा, उत्पन्न करेगा, उसको हम स्रोत आवेश कह देंगे। तो स्रोत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य किसी विद्युत आवेश को हम रखें उसे हम परीक्षण आवेश कहेंगे। अगर वो वैद्युत बल अनुभव करता है किसी क्षेत्र में तो वो क्षेत्र उस स्रोत आवेश का क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फाइन। जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, उसमें कण है नीचे की तरफ गिरते हैं, तो वो जो क्षेत्र है वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, राइट। यानी क्षेत्र जरूरी होता है किसी बल के लिए। अब कूलम के नियम में हमने पढ़ा था कि दो आवेशों के बीच में बल किस प्रकार से लगता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए Q1 Q2। आपको पता है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट, आधुनिक अवधारणा कुछ अलग है। ये ऐसा कहता है कि ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे दो आवेश आपके पास हों और उनके बीच में बल लगने लग जाएगा। पहले विद्युत क्षेत्र की जरूरत पड़ती है। आवेशों के बीच जो बल कूलम के नियम में हम कहते हैं कि बस दो आवेशों के बीच में लग गया, उसका मतलब एकल चरण प्रक्रिया हो गई। लेकिन सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है। बल लगना दो चरणीय प्रक्रिया होती है, दो चरण में पूरा होने वाली प्रक्रिया होती है। सबसे पहले आवेश अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ऐसे विद्युत क्षेत्र प्रकाश की गति से चारों तरफ फैलता है। अब इसमें कोई आवेश आ गया आपका, जब कोई अन्य आवेश इस क्षेत्र के संपर्क में आएगा तो उस पर विद्युत बल अनुभव होगा। इस क्षेत्र में कोई दूसरे आवेश को हम रखेंगे तो वो फिर बल अनुभव करेगा। तो दो चरण की प्रक्रिया होती है। ये कहलाता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, आधुनिक अवधारणा। बल्कि क्या जाना हमने कि कूलम के नियम में आप क्या कहते हो? बिंदु स्थिर आवेश होने चाहिए, दो उनके बीच में बल लगता है। ऐसा नहीं है। पहले एक आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, राइट। पहले विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, फिर उसमें दूसरा विद्युत आवेश आएगा तो वो बल को अनुभव करेगा। फाइन, ओके। चलिए अब जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज बताती है? ये उस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर ताकत बताती है, उसकी स्ट्रेंथ बताती है क्षेत्र की, कि कितने बल से वो अन्य परीक्षण आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। तो ताकत को दर्शाने वाली जो भौतिक राशि है विद्युत क्षेत्र की, उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बात। अब इसको डिफाइन करते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किए गया बल, अब इसका ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें एकांक धनावेश को हम रख दें तो उस पर वो जितना भी बल अनुभव करेगा वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। यहां रखा मैंने, ओके। तो मान लीजिए परीक्षण आवेश Q0 है, ये यहां पर F बल अनुभव कर रहा है, ओके। तो अगर मैंने एकांक रखता तो Q0 का भाग लगाना है, F बाई Q0 होता। लेकिन हमारी परिभाषा यही है कि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पे जो बल लगता है वो क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब E जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निरूपित कर रहा है उसका फॉर्मूला क्या आ गया? F बटा Q0। ये जीरो जैसा लेटर है, इसको नॉट कहते हैं। फाइन। कुछ और जानकारी लेते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। हमने ये फॉर्मूला देखा F बाई Q0। सबसे पहली बात तो हम विद्युत क्षेत्र के बारे में जान रहे हैं।
परीक्षण आवेश केवल मदद के लिए है। तो परीक्षण आवेश ज़्यादा स्ट्रेंथ का नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ताकत का नहीं होना चाहिए, वो जितना पॉसिबल हो उतना छोटा होना चाहिए। वो स्रोत आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, प्रभावित नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं उसके कारण ही इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाए जो स्रोत आवेश की हम गणना ही नहीं कर पा रहे हैं, उसको डिस्टर्ब कर दे। फाइन, तो नगण्य रूप से छोटा होना चाहिए। तो इसे कई बार ऐसा निरूपित करते हैं, LIM का मतलब लिमिट है, लिमिट को हिंदी में कहते हैं सीमा। हमने इस परीक्षण आवेश पे एक सीमा लगा दी कि पॉसिबिलिटी ये होनी चाहिए कि वो जीरो, इसका परिमाण जीरो के आसपास होना चाहिए, कम से कम हो, ये मतलब है इसका। ठीक बात है। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एक सदिश राशि। क्यों? बल एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? एक सदिश राशि। यही कारण है कि इसे कभी कभी विद्युत क्षेत्र सदिश कहते हैं, और सिंपली कभी कभी इसको संक्षेप में, शॉर्टकट में विद्युत क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। विमीय सूत्र जाने इसका। हमने देखा E क्या है? F/Q0। तो बल की विमा रखेंगे अपन और आवेश की विमा रखेंगे। बल की विमा क्या होती है? mL/T/2। आवेश को धारा इंटू समय लिख सकते हैं। क्यों? धारा क्या होती है? आवेश बटा समय। तो धारा की इकाई एम्पियर होती है ना, तो इसकी विमा A होती है, समय की T हो गई। इसे ऊपर ले जाए, mL, एक T और ऊपर जाएगा तो T-3 और A-1। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये विमीय सूत्र आ गया। SI इकाई के बारे में जाने पर, SI इकाई के लिए बल की इकाई में आवेश की इकाई का भाग लगाना होगा, है ना। बल की SI इकाई क्या होती है? न्यूटन, और आवेश की क्या होती है? कूलाम, है ना। दोनों ही वैज्ञानिक के नाम है, तो फर्स्ट कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम एक इकाई होगी, राइट। विद्युत क्षेत्र की एक और इकाई इस प्रथम अध्याय में काम में आएगी हमारे। आगे चल के हम देखेंगे EV/dB होता है। V क्या होता है? विभवांतर, जिसकी इकाई वोल्ट होती है, वोल्ट प्रति मीटर। तो V डिवाइडेड बाई M का मतलब वोल्ट प्रति मीटर। तो दो तरह की SI इकाई काम में आएंगी विद्युत क्षेत्र की। कभी आपको न्यूमेरिकल में नजर आएगा न्यूटन प्रति कूलाम, कभी नजर आएगा वोल्ट प्रति मीटर। समझ में आ रही बात? अब परीक्षण आवेश पर विद्युत बल की दिशा जान लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को रखेंगे तो बल किस दिशा में लगता है। देखिए E बराबर F/Q0 था, तो क्या F को ऐसे लिख सकते हैं? Q0E, राइट। अब यदि परीक्षण आवेश आपका धनात्मक है तो Q0 की जगह प्लस Q रखा, तो F सदिश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, F समानुपाती E के। इसका मतलब ये हो गया E की जो दिशा होगी धनात्मक आवेश पे, बल की दिशा वही होगी। देखो मान लो ये E है, इसमें धनावेश को रख दिया, तो बल की दिशा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, बल इधर ही लगेगा। समझ में आई बात? लेकिन यदि परीक्षण आवेश आपका ऋणात्मक हो तो Q0 की जगह -Q रख दिए, तो सदिश में दिशा होती है ना, तो निशान का ध्यान रखेंगे। तो बल F जो है अनुक्रमानुपाती हो जाएगा माइनस विद्युत क्षेत्र के, अर्थात ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत बल लगेगा। विद्युत क्षेत्र इधर है, इसमें रख दे ऋणावेश को, तो बल की दिशा क्या होगी? विपरीत, लेफ्ट की तरफ। बात समझ में आई सभी को? अब विद्युत क्षेत्र पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए समझते हैं। ये क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि 5 × 10⁶ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में ऋणात्मक बीटा कण द्वारा अनुभव किए गए बल की गणना करो, राइट। बल का फॉर्मूला क्या था? F बराबर QE। अब बीटा कण पर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के परिमाण के बराबर होता है ना। नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। परिमाण कितना है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना? 1.6 10⁻19। विद्युत क्षेत्र 5 × 10⁶। क्लियर है? गुणा कर दें, 16 × 5 = 90 होता है, तो 9.0 हो जाएगा ना, और -19 में +6 जोड़ेंगे तो -13। तो बल कितना लगेगा? 9 × 10⁻13 न्यूटन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। एक विद्युत क्षेत्र के परिमाण की गणना करें जो न्यूट्रॉन को ठीक संतुलित कर सकता है। अब मान लीजिए कि न्यूट्रॉन है आपके पास में, विद्युत क्षेत्र ऊपर लगे, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगे, दोनों बराबर हो जाएं तो संतुलित हो जाएगा। न्यूट्रॉन पर धनात्मक आवेश होता है तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा।
और इसका भार नीचे की तरफ। ठीक बात है। संतुलन के लिए जरूरी है QE किसके बराबर होना चाहिए, mg के, राइट। तो E निकालना है तो mg बटा Q हो गया। ओके। न्यूट्रॉन की बात करें पर न्यूट्रॉन होता क्या है आपका, भारी हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का आइसोटॉप होता है, जिसमें एक तो प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹, राइट। ओके, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे मास यानी कि द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो क्योंकि दो कण हो गए तो 2 × 1.67 करीब होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.6 ले सकते हैं। 10⁻27 kg में ले रहे हैं अपन, है ना। केमिस्ट्री में आप CGS में यूज करते हैं तो 24 लेते हैं माइनस का यहाँ पे, राइट। जी का मान 10 ले लिया अपन ने, तो यहाँ से काटना आसान हो गया 1.6 से 1.6, और ये काट देंगे तो 10⁻⁸ बच जाएगा, राइट। तो हमारे पास में देखिए ये बचा 2 × 10⁻⁸ × 10, एक और कम कर दें तो 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम, इतना विद्युत क्षेत्र होगा तो वो न्यूट्रॉन को बैलेंस कर लेगा, संतुलित कर लेगा। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में आवेश Q की एक तेल बूंद को स्थिर विद्युत क्षेत्र E के अंतर्गत स्थिर रखा जाता है। तेल का घनत्व है ρ। बूंद की त्रिज्या की गणना करो। मिलिकन तेल बूंद का प्रयोग हमने आवेशों के गुणों वाले सेकंड अध्याय में डिस्कस किया था, जिन्हें रेफर करना है वहां से रेफर कर सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा उससे, है ना। तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। न्यूमेरिकल में अचानक से नाम हो जाता है मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। फाइन, मान लीजिए तेल बूंद है, विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ है। अगर इस पे धनावेश है तो ऊपर की तरफ इस पर एक बल काम करेगा, mg नीचे की तरफ। अगर ये संतुलित हो रही है तो mg क्योंकि E के बराबर होगा। हमें त्रिज्या की गणना करना है तो द्रव्यमान को आयतन इंटू घनत्व लिखेंगे, आयतन में त्रिज्या आ जाएगी, इसलिए ऐसा लिखा है mg बराबर QE, राइट। तो देखिए आयतन क्या है, 4/3 πr3, रो घनत्व हो गया जी, ये वाला है। फाइन, तो यहाँ से r³ को हम ऐसा लिख सकते हैं, चेक करो, 3QE 4π ρg नीचे आ जाएगा। अब 1/3 घात ले लें जब त्रिज्या आएगी, 1/3 घात, तो ये आपका आंसर कहलाएगा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है ना, फेंका जाता है। मतलब आवेशित कण का पथ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र लंबवत। ये कुछ ऐसा हो गया जैसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आप सीधे सीधे क्षैतिज दिशा में किसी कण को फेंकें। तो 11th में आपने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, क्षैतिज प्रक्षेप गति, है ना। तो ये विद्युत क्षेत्र मान लीजिए नीचे की तरफ। अब इसके लंबवत इस दिशा में आप कण को फेंकेंगे, राइट। तो देखिए किसी कण को आप गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र फेंकते हैं तो इस तरह से गति करता नहीं करता, परवलयिक पथ में। तो ये आपने को यहाँ सिद्ध करनी है बात। कुछ ऐसे चलता है कण। फाइन। मान लीजिए इसके निर्देशांक किसी समय पर x, y है। जब भी पथ ज्ञात करना होगा तो हमें x, y में एक संबंध ज्ञात करना पड़ेगा, समीकरण, और समीकरण से हम पहचानते हैं। सबसे पहले x अक्ष के अनुदिश उसकी गति की बात करें, s बराबर ut प्लस हाफ at² वाला फॉर्मूला। x बराबर ux के दिया x दिशा में हमने 1/2 axt²। देखिए वेग तो दिया x दिशा में, लेकिन इस दिशा में त्वरण नहीं है। त्वरण तो विद्युत क्षेत्र के कारण आएगा y दिशा में, तो ax0 है आपके पास यहाँ। तो x हो गया ut, यानी t हो गया x/u, इसको फर्स्ट समीकरण कह दिया। अब y अक्ष के अनुदिश बात कर लेते हैं गति। ऐसा ही समीकरण लिख रहे हैं y के लिए, u/t प्लस हाफ a/t²। ये नीचे वाली दिशा को प्लस ले लिया हमने। अब देखिए y दिशा में कोई भी वेग नहीं दिया है शुरू में आपने, तो 0 कह दिया हमने, राइट। बल बटा द्रव्यमान त्वरण हो गया। बल कितना लगेगा, QE, है ना, बटा द्रव्यमान t²। तो y हो गया 1/2 QE/m t²। ये सेकंड इक्वेशन। अब समीकरण 2 में t के मान को रख दें अपन, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये ब्रैकेट में कांस्टेंट ले लिया अपने, QE 2mu² x²। तो इसका पथ ज्ञात करना हमारे लिए आसान हो गया। ये समीकरण जो है इसका रूप तो कुछ ऐसा है,
y इक्वल टू के कांस्टेंट कह दिया एक्स स्क्वायर। अब आप पहचान के बताइए ये समीकरण किसका होता है? ये तो एक परवलय का होता है। इसका मतलब इस खंड का पथ कैसा होगा? पैराबोलिक परवलयाकार। क्लियर? अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे पॉइंट चार्ज के कारण। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले स्थिर विद्युत बल के बराबर होती है। डेफिनेशन थी। तो मान लीजिए ये स्रोत आवेश है, इसके विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P पर एक प्लस क्यू नॉट आवेश आपने रखा, उस पर F बल लग रहा है, राइट। तो एकांक पर कितना लगेगा? F बाई क्यू नॉट, राइट। अब F कूलम्ब के नियम का सदिश रूप देखा था हमने, है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और डायरेक्शन आर वेक्टर की दिशा में, तो आर कैप कह दिया हमने। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल कर दें तो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। फाइन। अब एक से ज्यादा कण हो, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की बात करें अपन, विभक्त वितरण मतलब अलग अलग हैं, कण हैं, आवेशित कण हैं, उनके कारण ये परीक्षण आवेश लिया हमने और ये कुछ स्रोत आवेश ले लिए, एक से ज्यादा स्रोत आवेश हो गए। Q1 के कारण इस बिंदु पर परीक्षण आवेश की स्थिति पर E1 है, सेकंड के कारण Q2 है, Q3 के कारण इस बिंदु पर E3 और Q4 के कारण E4, राइट। तो समस्त आवेशों के कारण परिणामी जो विद्युत क्षेत्र होगा या नेट विद्युत क्षेत्र होगा, उसके लिए हम अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करें तो इनके समस्त का सदिश योग कर लेंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। क्लियर? तो क्या स्टेटमेंट बन के आया? परीक्षण आवेश के स्थल पर, परीक्षण आवेश की स्थिति पर परिणामी विद्युत क्षेत्र अन्य सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। क्लियर है? अब सतत आवेश वितरण है, सतत आवेश वितरण है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक बल है, उस पर आवेश है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र याद करना है अपने को, है ना। एक गोला है, उस पर आवेश है आपका, कुछ अलग गोला है, पूरा आयतन में आवेश है ना। तो ये सब डिटेल में तो हम इनके विद्युत क्षेत्र डिस्कस करेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग 9th लेक्चर के अंदर। फिलहाल हम विद्युत क्षेत्र का आइडिया ले रहे हैं टॉपिक का, है ना, कि स्टार्ट कैसे करेंगे बात को, है ना। तो मान लीजिए कोई आपके पास जो सतत आवेश वितरण है, तो एक छोटा सा आवेश ले लें अपन, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें तो इस तरीके से होगी, है ना। डी क्या हो जाएगा? के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। आवेशों के कुल निकाय के कारण तो हम अभी जैसे योग किया था, योग को समेशन या समाकलन कहते हैं, इसका समाकलन कर लेंगे, राइट। इसका गॉस के अनुप्रयोग में उपयोग किया जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया, इसके कारण नेट कितनी आएगी तीव्रता, है ना, गॉस के नियम को एप्लीकेशन में काम में लेंगे इसको अपन, है ना। वलय के कारण क्या होगा, ये सब, ओके। फिलहाल बिंदु आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, वो देखने जा रहे हैं, राइट। एक क्वेश्चन लिया हमने, न्यूट्रॉन और अल्फा कण हवा में 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। अल्फा कण के स्थान पर न्यूट्रॉन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करो। ये न्यूट्रॉन है आपका, न्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, तो आवेश तो प्रोटॉन पे हुआ तो E के बराबर। एक अल्फा कण है आपका, स्थिति अल्फा कण की है, यहाँ न्यूट्रॉन के कारण विद्युत क्षेत्र धनात्मक है तो परे हो गई ये दिशा। फॉर्मूला क्या था? के क्यू बाई आर स्क्वायर। आवेश प्रोटॉन के बराबर 1.6 10 की घात -19 और एंगस्ट्रॉम है ये दूरी, तो 10 की घात -10 का स्क्वायर करिए। ठीक बात है, सॉल्व करें। 16 नाम 144 होता है तो 14.4 हो गया, 10 की घात 9, 10 की घात -19, 10 की घात -10 हो गया, ये 10 के -20 आराम से कट जाएगा, ये 10 की घात -10 बचा, ये ऊपर जाएगा तो इतना न्यूटन पर कूलम। 14.4 इंटू 10 की घात 10 न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर है? इसे हम लिख सकते हैं 1.44 इंटू 10 की घात 11 न्यूटन प्रति कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, यदि Q आवेश के स्थान पर यानी A बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E है, कौन उत्पन्न करेगा? -3Q। तो आवेश -3Q के स्थान पर यानी B पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? सबसे पहले
-3q के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र यहां पर चाहिए, माइनस की तरफ होगा दिशा के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू कितना है 3q, दिशा क्या होगी ए से बी की ओर। इसी तरीके से q के कारण -3q के स्थान पर यानी बी पर, यानी इस बिंदु पर, अभी धनात्मक है तो दिशा ये होगी दोबारा से ए से बी की तरफ, परिमाण क्या होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, दिशा ए से बी, तो ये है 3k बाई आर स्क्वायर, तो क्या ये e/3 हो गया, यस वही दिशा तो वही है, तो आंसर क्या हो गया e/3। एक और क्वेश्चन, समान परिमाण के 6 आवेश, 3 धनात्मक है 3 ऋणात्मक है, इस प्रकार से व्यवस्थित कर रहे हैं कि बिंदु O कौन सा है सेंटर पॉइंट है, पर विद्युत क्षेत्र दुगना हो जाए, किसका दुगना, जब R पर केवल एक धनात्मक आवेश हो, वो जितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है उसका दुगना हो 6 के कारण, राइट, ऐसे आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो चलिए दोबारा से बनाते हैं इसको। एक धनात्मक अपन ने रखा T पर, इसके बाद विद्युत क्षेत्र सेंटर पे ऐसे परे O पर, एक Q पर रख दिया उसके कारण इधर, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, P पर रख दिया एक माइनस, वो माइनस की तरफ होती है दिशा, S पे रख दिया हमने एक माइनस, तो दिशा S की तरफ होगी, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अभी तो ये 4 आवेश एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, राइट। अब आपने R पर एक पॉजिटिव आवेश रखा, उसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा, परे होता है, आपने यहाँ नेगेटिव रखा तो इधर ही होगी दिशा, तो देखिए दिशा एक ही हो गई तो दुगुना हो गया ना, ये 4 तो कैंसिल हो गए, तो ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, क्लियर। तो फाइनली 4 कैंसिल करने के बाद में केवल ये 2 रह जाएंगे, जो कि R पर के धनात्मक आवेश से दुगुना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, क्लियर है, फाइन। तो हमारा आंसर क्या होगा, P पर -q, Q पर प्लस, R पर प्लस, S पे माइनस, T पे प्लस और U पे माइनस चार्ज रखना है आपको। अब देखिए, आज जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया है वो प्रथम अध्याय का टॉपिक था। सेकंड जो अध्याय है आपका, उसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें जो स्थिर वैद्युत विभव के जितने टॉपिक हैं 2.1 से 2.8 तक, ये सब हम फर्स्ट के साथ ही डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 में केवल 2.9 से 2.13 तक रहेगा, ये हम इसको नाम दे देंगे धारिता। तो फर्स्ट चैप्टर में ही हम डिस्कस करेंगे 2.1 से 2.8 तक सारी टॉपिक्स को। कैसे चलेगा, नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे सबसे पहले, आज का लेक्चर 4 था, लेक्चर 5 आवेशों के निकाय कारण स्थिर ऊर्जा, क्योंकि स्थिर ऊर्जा से डिस्कस होएगा हमारा विद्युत विभव, तो लेक्चर 6 हो जाएगा हमारा, बात समझ में आ रही है। फिर इसमें एक टॉपिक रहेगा विद्युत द्विध्रुव, न केवल विभव जो आज पढ़ा, विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव का बाह्य विद्युत क्षेत्र में व्यवहार, वो सब कंबाइंड एक ही टॉपिक लेंगे, एक ही लेक्चर लेंगे 7th विद्युत द्विध्रुव के नाम से, राइट। फिर अध्याय फर्स्ट में नीचे बाकी बचे हुए आपका विद्युत बल रेखाएं, विद्युत फ्लक्स, गॉस का नियम लेक्चर 8 आ जाएगा, और गॉस के नियम की एप्लीकेशन लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस की जाएंगी। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर होगा विद्युत ऊर्जा का, इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।